सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी। सीधी तस्वीरें यदि मैं कहूं तो मैं कोर्ट कॉम्प्लेक्स से सीधी लाइव तस्वीरें आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूं। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी से मेरी प्रार्थना अपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना। और मैं आपको बताऊं, आज मेरे पैनल के अंदर जो है लक्ष्मीकांत जी हैं, एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और सवाल जवाब यानी कि बेबाक बातचीत के माहिर हैं। और सीधा सीधा आरोप जो लगा रहे थे लक्ष्मीकांत जी, नरेंद्र मोदी जी पंजाब के दौरे पे थे और वहां पर काफिला दोस्तों जो है बीच में रुक के, आप सभी मेरे मित्रों ने टीवी के अंदर भी वो देखा होगा। और सीधा आरोप जो है वो कांग्रेस सरकार के ऊपर लगा वहां की, पंजाब की, कि इनके कारण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। आप क्या कहेंगे लक्ष्मीकांत जी इस विषय में? देखिए सुभाष भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और वह न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि इस मुद्दे पर, इस मामले पर, जो कि पिछले 7 दिन से 6 दिन से लगातार गोदी मीडिया के लिए बड़ा हाई प्रोफाइल मामला बना हुआ है, आप मेरे व्यूज़ लेने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए, मेरा पक्ष रखने के लिए यहाँ जो आपने मुझे समय दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। जहाँ तक इस पूरे मामले की बात की जाती है, देखिए साहब, इसको मैं 2 तरीके से लेता हूँ। ये एक मामला नहीं है बल्कि 2 मामले बनते हैं। पहला मामला है लैक ऑफ सिक्योरिटी का, सुरक्षा का मामला आता है कि सुरक्षा में चूक हुई है। और एक मामला आता है जो बयान नरेंद्र मोदी जी ने बठिंडा जो हेलीकॉप्टर में बैठते समय जो बयान दिया था कि चन्नी जी को थैंक्स कहना कि मैं अपनी जान बचाकर मैं जिंदा जा रहा हूं वापस, ये 2 मामले बनते हैं, कि जान बचाने का और एक लैक ऑफ सिक्योरिटी का। जहां तक सुरक्षा का मामला बनता है, निश्चित तौर पर सुरक्षा में चूक हुई है वहां पर, क्योंकि कुछ लोगों का पहुंचना, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जो मामला आता है वो बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और पूरे देश की निगाहें उस पर जुड़ी होती है। पूरे देश का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन सवाल इस बात का कि चूक हुई कहां से। आप पंजाब सरकार पर आरोप लगाते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का जब वर्जन आया इस मामले के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही है कि जब आप पहले निश्चित कर चुके हैं, तय कर चुके हैं कि पंजाब सरकार दोषी है, तो फिर कोर्ट में आने का लाभ क्या है आपका। उसी बात पर मैं जाता हूं साहब कि चूक का मामला आता है। निश्चित तौर पर चूक वहां पर हुई है सुरक्षा में प्रधानमंत्री की, लेकिन वो चूक पंजाब सरकार की है या एसपीजी की तरफ से है या केंद्रीय गृह मंत्रालय की चूक है, मैं उस पर जाना चाहता हूं। देखिए, अगर पंजाब सरकार की चूक आप इसको मानते हैं, वहां पर मेरा सिर्फ एक ही मतलब है कि जिन व्यक्तियों से खतरा था नरेंद्र मोदी जी, जो बताते हैं कि जान बचा करके भागा हूं, जो मोदी साहब का बयान आया है, वहां पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा था, पहले से चल रहा था। आप मानते हैं कि जिन्होंने रास्ता रोका वो किसान ही थे? आप मान रहे हो? नहीं, मैं वही बता रहा हूं आपको कि किसान तो वहां से करीब करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर था। वहां पर जो पहुंचे हैं, नरेंद्र मोदी जी को जो टाटा बाय बाय जो किया है इस तरीके से और जो मुस्कुराते हुए चेहरे सामने आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि जो प्रदर्शनकारी थे, जिनको किसान बताया गया, वो भारतीय जनता पार्टी के आदमी? जी, निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लिए घूम रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं कि किसान तो आज के वक्त में, आज के हालात में, और आज के क्या, किसान तो जिंदगी भर कभी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाएगा नहीं। वो लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यहां पर सवाल इस बात का कि वो लोग वहां पर पहुंचे कैसे। अगर वो पंजाब सरकार का मामला होता, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पंजाब सरकार को तो नरेंद्र मोदी अपना दुश्मन मानते हैं। भाई, दुश्मन जो पंजाब सरकार आपकी है, चन्नी को दुश्मन आप मानते हो, तो चन्नी क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगवाने के लिए वहां जाने देगा? निश्चित तौर पर वो सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं था। वहां पर जो लोग पहुंचे हैं वो एसपीजी की जिम्मेदारी है, वो बताएं कि आखिर वो लोग वहां पर कैसे आ गए, क्योंकि सारा मामला तो उनके हाथ में है। हाँ, अगर किसान वहां पर पहुंचते, किसान कोई हरकत करते, तो ये मान लिया जाता कि शायद कहीं ना कहीं पंजाब की जो सरकार है वो मिली भगत है। लेकिन वहां तो साहब पहुंचे ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो सरेआम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक चूक का मामला है, कि नरेंद्र मोदी उसी फ्लाईओवर पर जाकर क्यों रुकते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले से ही तैयार हैं। वो कार्यकर्ता वहां तक आए कैसे, भाई वो कौन बताएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जो मामला आता है ना साहब, वो सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़ा है। और जहां पर अपने मोटा भाई अमित शाह जी उस गृह मंत्रालय को देखते हैं, पूरी सुरक्षा उनके हाथ में है। क्या अमित शाह जी के नॉलेज में यह बात नहीं है
कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं। किसान होते, मैं फिर कहता हूं, किसान होते तो मैं पंजाब सरकार को दोष दे सकता था, लेकिन किसान नहीं है साहब। किसान तो 1.5 किलोमीटर दूर खड़ा है। या उस फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद नरेंद्र मोदी रुकते, तब भी यह मान लिया जाता कि शायद कहीं ना कहीं पंजाब की चूक है। आप ऐन उस जगह पर जाकर रुकते हो जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडे लेकर के खड़े हैं। हाँ, पंजाब सरकार को यह जरूर देखना चाहिए था कि ऐसे लोग पहुंच कैसे वहां पर गए, लेकिन क्योंकि मामला पंजाब सरकार के नहीं था, पंजाब के डीजीपी का नहीं था, पंजाब के उसमें दायरे में नहीं था, सीधा डायरेक्ट तौर पर एसपीजी के अंडर आता है। और दूसरा एक बात और मैं देशवासियों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, बीएसएफ है, कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब ने ही उस बीएसएफ का जो दायरा है वो बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक कर दिया है, और फिरोजपुर जो है उस 50 किलोमीटर के दायरे में आता है। यानी कि वहां पर एक तो एसपीजी की सुरक्षा और दूसरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी कि बीएसएफ की सुरक्षा, वो भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है साहब। तो दो एजेंसियां जो सीधा डायरेक्ट सेंट्रल होम मिनिस्टर के अंदर आती है, उसमें पंजाब का रोल कहां से आ गया साहब? फिर भी उसके बावजूद भी हम मानते हैं कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी की बात अगर आती है तो कहां पर पंजाब सरकार दोषी पाई आपने? सिर्फ क्या था, जिस प्रकार से वहां पर फुटेज आए हैं, रैली के फुटेज भी आए हैं, सब मामला अब सामने हो चुका है। कई लोगों ने मुझसे बात की, लेकिन मैं भी इस बात की ताक में था कि कम से कम एक बार ये मामला साफ हो जाए, तब इस पर कोई टिप्पणी करूं तो बयान दे सकूं। और आज मामला मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया की वजह से नहीं, बल्कि आप जैसे भाइयों की वजह से यह मामला साफ हो चुका है कि जो वीडियो सामने आए हैं कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वहां पर। इसको चूक मान लीजिए, और अगर ये चूक है तो निश्चित तौर पर यह केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फेलियर है। दूसरी बात मैं जो इस पर कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से वहां पर मामला आया है कि एक खबर आई है कि 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी और 700 आदमी थे। बिल्कुल सही बात है भाई। अब आप चन्नी साहब को या पंजाब सरकार को दे रहे हो, या भारतीय जनता पार्टी की है रैली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है जिसका सीना 56 इंच का है। तो जब उस आदमी की जो मामला आता है, उस रैली में 700 आदमी पहुंचते हैं और आप दोष चन्नी को देते हो, तो क्या चन्नी वहां पर या कांग्रेस की सरकार वहां पर आदमी भेजेगी भाई? तो ये बिल्कुल सरासर एक फ्रॉड है सरकार का ही, केंद्र सरकार का, क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं कि पंजाब में उनको कहीं मिलने वाला कुछ नहीं है। और इसको पंजाब का मामला नहीं है, बल्कि साहब इन्होंने उत्तर प्रदेश से जोड़ दिया उसको। अब पंजाब में सिक्योरिटी फेल पंजाब में होती है और उसके नारे लग रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश का एक विधायक वो सरेआम धमकियां देता है कि मैं सिखों का इतिहास मिटा दूंगा, सिखों को पढ़ने लायक नहीं छोड़ूंगा, कुछ ऐसा कर दूंगा कि वो उनका कोई इतिहास नहीं पढ़ेगा। अब इसको आप क्या कहेंगे? मतलब सीधे तौर पर आपका कहने का मतलब है कि जातिवाद और धर्म की तरफ जो है ये मामला मोड़ दिया। निश्चित तौर पर वही, मतलब देखिए ये लोग, चुनाव का मामला था, चुनाव से जोड़ने के लिए इसको वहां पे गया था और चुनाव से जोड़ दिया इन लोगों ने। सीधे धमकियां दे जा रही हैं, सीधे पता नहीं, मतलब एक अजीब यार, कोई देश में पहला प्रधानमंत्री आया है क्या? और देखिए मैं यहां पर, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बड़ा सम्मान करता हूं प्रधानमंत्री की चेयर पे होने के नाते, कि वो प्रधानमंत्री हैं, मैं प्रधानमंत्री की चेयर का सम्मान करता हूं। उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, कद में मुझसे बहुत बड़े हैं, तो मैं उस नाते उनका सम्मान करता हूं। लेकिन साहब एक अजीब चीज है यहां पर कि छोटी सोच और बड़ा आदमी, ये मैंने एक आर्टिकल इसके ऊपर बहुत पहले लिखा था, और वो कहीं ना कहीं आज साबित होता है कि आदमी का कद कितना मर्जी बड़ा हो जाए, आदमी कितनी बड़ी पद पर चला जाए, लेकिन जब तक तो उसकी सोच बड़ी नहीं होती ना साहब, वो आदमी बड़ा कहलाने के लायक नहीं। अच्छा ये बताइए, महामृत्युंजय जो है उसका पाठ चल रहा है, तमाम बीजेपी के नेता भी हैं और वर्कर भी हैं, तो सभी जो है महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जहां तक इस मामले की बात आती है जाप की, यज्ञ की, देखिए मैं हिंदू हूं और हिंदू धर्म को मानता हूं, मैं भी यज्ञ करता हूं, ये जाप हम भी करते हैं। और क्योंकि वो बड़े हैं, मोदी जी उम्र में बड़े हैं, तो मैं निश्चित तौर पर उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं, उनके लिए दुआ करता हूं कि वो और सैकड़ों साल जिए, जितना जी सकते हैं जी खोल करके जिए, और उनके स्वास्थ्य की भी मैं कामना करता हूं। लेकिन अफसोस इस बात का है साहब कि ये मतलब ड्रामा किस लिए? ये ड्रामा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पर हमला हुआ इसलिए उनकी जान बच गई। जान बचने के ऊपर तो कर रहे हैं ना कि वो जिंदा वापस लौट आए। मैंने अभी एक बात कही कि छोटी सोच का बड़ा आदमी, नरेंद्र मोदी छोटी सोच का बड़ा आदमी है।
2009 का वाक्य है। नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। गुजरात में जाते हैं, सरेआम मनमोहन सिंह जी के ऊपर जूता फेंका जाता है। ना तो उन्होंने कोई यज्ञ करवाया, ना उन्होंने कोई हवन करवाया, ना उन्होंने कोई यह कहा कि मेरी जान को खतरा था, ना उन्होंने गुजरात की सरकार को भंग करने की सिफारिश की, जबकि वो चाहते तो कर सकते थे, वो भी कर सकते थे जो ये ड्रामा चल रहा है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस का ऐसा कल्चर नहीं है, उनकी जान को भी तो खतरा था साहब। उस वक्त नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तो आज नरेंद्र मोदी किस मुंह से कहते हैं कि चन्नी जिम्मेदार है? अभी तब आप जिम्मेदार नहीं थे क्या? तब आपने रिजाइन किया था, तब आपने सत्ता छोड़ी थी। किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने ना तो महामृत्युंजय का जाप करवाया था, ना ही कोई यज्ञ करवाया था, ना ही उसको धर्म के साथ जोड़ा था, ना ही जाति के साथ जोड़ा था। यह सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा है जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी करती आई है। अब साहब यहां पर भी, कुरुक्षेत्र में भी मैंने देखा है कि यहां पर हवन हो रहे हैं। यार एक बात तो बताओ, हवन आप करो, बड़ी अच्छी बात है, हवन करना चाहिए, बल्कि उसमें हमें भी बुलाओ, हम भी शामिल होंगे आपके हवन में, क्योंकि हवन तो धार्मिक है और वो राजनीतिक नहीं है। तो धर्म के मामले में तो सारे भाई इकट्ठे हैं कुरुक्षेत्र के। लेकिन किस लिए कर रहे हो? कि नरेंद्र मोदी साहब जिंदा लौट करके आ गए। मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब को किसी ने ओए कहा, किसी ने उंगली दिखाई, किसी ने कोई डला फेंका, किसी ने कोई फायर किया, कोई नरेंद्र मोदी साहब के पास कोई व्यक्ति गया हमला करने के लिए? जान का खतरा कहां था? मैंने शुरू में ही कहा है कि यह सुरक्षा में चूक का मामला हो सकता है और उसके लिए भी जवाबदेही केंद्रीय गृह मंत्रालय की बनती है, क्योंकि वहां पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लेकिन जान का खतरा कहां से आ गया? और अगर जान का खतरा आया है, मैं बिल्कुल खुले तौर पर कहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी साहब ने यह बयान दिया है कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं, थैंक्स बोलना, तो वो जान का खतरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके पास पहुंच गए थे। कैसे पहुंचे वो मामला अलग है, लेकिन उनके पास पहुंचे तो जाहिर तौर पर जान का खतरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से था। और मामला क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मुझे लगता है कहीं भाई कुछ गड़बड़ मामला आपस में, तो शाह जी और मोदी साहब का गड़बड़ तो नहीं कुछ। अगर खतरा है नरेंद्र मोदी को, तो मेरे हिसाब से वो अमित शाह से खतरा होगा, गृह मंत्रालय से खतरा होगा। तो आप किस लिए कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? क्या वहां पर घटना घटी है? फिर आप पंजाब को बदनाम करते हो। पंजाब की जो जनता है, पंजाबियत है, हम भी पंजाबी हैं यार। हरियाणा पंजाब सारा इकट्ठा ही तो था, पहले सब इकट्ठे थे ये। और मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान ही एक है। अफसोस एक बात का और होता है सुभाष भाई, एक प्रधानमंत्री जिसका कद ही इतना बड़ा है, पर 56 इंच की जो छाती चलता है, जिसकी 56 इंच की छाती है, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि वहां पर किसान थे। आप अपने देश के किसान से इतना डर गए, तो 56 इंच की छाती गई कहां, यह तो बता दो। 56 इंच की छाती देश के किसान से डर गई। जो किसान, अगर उसे हिंसा करनी होती तो 1 साल बॉर्डर पर बैठा रहा वो अगर वहां पर किसान थे, पहली बात तो वहां से दूर 1-1.5 किलोमीटर पर थे वो। मोदी साहब को चाहिए तो यह था कि काफिला वहां पर लेके जाते, नीचे उतरते और किसानों से पूछते, भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मैंने आपके 3 कानून वापस ले लिए, उसके बाद आप क्यों परेशान हो? यह बात एक होती। अब देखिए मैं साहब इसी कड़ी को एक जगह जोड़ता हूं। अब प्रधानमंत्री क्या होता है? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी। यह मेरा कहना नहीं है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट उस वक्त में थी जब यह रिपोर्ट आई कि आपको इन व्यक्तियों से, आपके सुरक्षा कर्मियों से खतरा है, आप इनको बदल दीजिए। इंदिरा गांधी का जिगरा था 56 इंची। 56 इंची कहने से नहीं हो जाता, जिगरा दिखाने से होता है। इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मैं इनको नहीं बदलूंगी। अगर मैंने अपने सिक्योरिटी सुरक्षा अधिकारी बदल दिए तो देश में एक मैसेज गलत जाएगा कि देश की प्रधानमंत्री डर गई। उनका जो आखिरी भाषण है उसमें भी एक बड़ी अच्छी चीज उन्होंने कही कि मेरे खून का कतरा जितना गिरे देश के काम आएगा। यह इंदिरा गांधी की सोच थी। मैं राजीव गांधी का जिक्र करना चाहता हूं। रैली जब तक, जिस दिन उनकी हत्या होती है उससे एक घंटा पहले उनको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जाती है कि साहब आप रैली में मत जाइए, जान का खतरा है। राजीव गांधी कहते हैं कि अब तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं रैली में नहीं गया तो देश की जनता में क्या संदेश जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री डर गया। अपने ही देश में वो था प्रधानमंत्री का कद, उन्होंने जान दे दी लेकिन प्रधानमंत्री का कद बचाया। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी जान के चक्कर में मैं बच गया, यार बच तो आप गए, लेकिन खतरा किस ज्यादा, हमला किसने किया, ये थोड़ी सोचने की बात है। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री के पद की गरिमा
भी कहीं ना कहीं गिरी है। और दूसरी बात, मैं एक वाक्य याद दिलाना चाहता हूं इस देश के दर्शकों को। 2015 का वाक्य था। पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दुश्मन अपना मानते हैं। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि पाकिस्तान हमारी जड़ों में बैठा है, आतंकवादी गतिविधियां वहां से होती हैं, और एक से एक के बदले 10 लेके आने की बात नरेंद्र मोदी साहब ने खुद की थी। लेकिन होता क्या है साहब, नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान की जमीन पर दूसरे देश में, अपने देश में नहीं, दूसरे देश में अपना जहाज उतारते हैं बिना किसी पूर्व सूचना के। कोई उतार नहीं सकता, प्रतिबंधित है। आप दूसरे देश में, यानी कि पाकिस्तान के अंदर आप जाकर के अपना जहाज उतार देते हो बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी सुरक्षा के। वहां पर आपको जान का खतरा नहीं है। इसका मतलब पाकिस्तान के साथ आपका याराना है, क्योंकि यार नहीं मारेगा दूसरा ही मारेगा ना। तो जिस मुल्क में आपने अपना जहाज उतार दिया बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी पूर्व सूचना के, वहां तो आप सुरक्षित हो। और अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, जहां कुछ दिन पहले तक आपकी सरकार रही है, वहां पर आपको किसानों से जान का खतरा है। यानी कहने का मतलब ये है कि सीधा साधा तो सीधा सिर्फ यही कहना लगता है कि मान लो कि वहां पे सरकार बनाने में असमर्थ रहेगी अब की बार बीजेपी, पंजाब में और यूपी के अंदर, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। आपको क्या लग रहा है? यूपी हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो। मैं काफी पहले से एक बात कहता रहा हूं कि एक टीवी में एक आया करता था कि ढूंढते रह जाओगे। तो अब मैं भाई, ये दाग धब्बे हैं ना, वो कपड़ों की एक एडवर्टाइजमेंट आती थी कि दाग धब्बे ढूंढते रह जाओगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश का नासूर बन चुकी है, और भारत की पवित्र आत्मा पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जिस जिस राज्य में है, वो दाग और धब्बे के रूप में है। और मैं वो जो कहता हूं कि अब जो धुलाई का जो मौसम चला है ना, ये किसानों से शुरू हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नामक जो दाग धब्बे हैं, ये आप ढूंढते रह जाओगे। 10 मार्च को देखना कोई दाग धब्बा आपको नजर आएगा नहीं। अच्छा, एक बात और पूछनी थी आपसे एडवोकेट साहब। अभी मैं भी टीवी देख रहा था, नेशनल न्यूज चैनल देख रहा था, उसमें भी बताया गया कि 10 मार्च के बाद जो है वो कोरोना खत्म हो जाएगी। इतना जो है, जो विशेषज्ञ हैं जो ओमिक्रॉन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वो डॉक्टरों का कहना है 10 मार्च तक जो है, 10 मार्च के बाद कोरोना खत्म हो जाएगी। क्या ये कोरोना, आपको क्या लग रहा है कि मान लो ये सरकार फैला रही है? देखिए साहब, क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, 10 मार्च या 11 मार्च तक वो सारे चुनाव जो वो खत्म हो जाएंगे, क्या उसके बाद कोरोना खत्म हो जाएगी? देखिए, खत्म होगा, मुझे लगता है शायद डॉक्टर, जब डॉक्टर कह रहे हैं तो डॉक्टरों के हिसाब से तो मेरे को चलना पड़ेगा। मैं डॉक्टर तो हूं नहीं साहब, मैं तो वकील हूं। मैं तो कोर्ट के मुकदमे लड़ सकता हूं, गलत और सही बता सकता हूं। लेकिन डॉक्टर ने अगर कोई बीमारी का जिक्र किया है और डॉक्टर कहते हैं कि 10 मार्च के बाद ये बीमारी खत्म हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनका तजुर्बा, उनका अनुभव बंगाल से भी होगा। क्योंकि जब बंगाल का चुनाव आया था तो वहां भी यही माहौल हुआ था। और अब भी देखिए, दुख होता है। मैं बीमारी के ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, क्योंकि बीमारी तो है, कुछ ना बीमारी है, बीमारी पूरे दुनिया में है। कोई मेरे मतलब अकेला हिंदुस्तान की बात नहीं मैं करता, पूरी दुनिया में बीमारी है। और वो परमात्मा की मार है, प्राकृतिक आपदा है। लेकिन प्राकृतिक आपदा के साथ जब सरकार खिलवाड़ शुरू कर दे तो वहां पर दुख आता है। जब प्रधानमंत्री जी लाखों की भीड़ में, खुद वो कहते हैं कि लाखों की भीड़ में मैंने किया, लाखों की भीड़ वो दिखाते हैं, वहां पर खुले मुंह, और उनके जो कैंडिडेट हैं, वो चाहे मुख्यमंत्री साहब हैं, वो चाहे जहां भी वो जाते हैं, पूरी मंच के ऊपर लगभग खुले मुंह सब लोग होते हैं, वो वहां पर भाषण देते हैं लाखों की भीड़ में। और लाखों की भीड़ भी ऐसे ही चलती है, वहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, कोई कुछ होता नहीं है, वो वहां पर करके जाते हैं, वो वहां कोरोना नहीं आता। लेकिन शाम को जब वो दिल्ली में लौटते हैं तो वो कोरोना के लिए समीक्षा बैठक करते हैं। ये जो माहौल है, ये देश के अंदर एक हास्यास्पद स्थिति पैदा करता है। क्योंकि ये बात अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ते हैं, आज वो अपने घर पे हैं, लेकिन पंजाब में स्कूल लग रहे हैं। सब ये कई चीजें आती हैं। वो लोग अब इसका मजाक भी बना रहे हैं, बल्कि लोग कहते हैं कि स्कूल बंद, कॉलेज बंद, लेकिन रैलियां शुरू हैं, रैलियां चल रही हैं कि स्कूल के बच्चों को रैलियों में तो नहीं लेके जा रहा। जरा होना ये चाहिए था कि अगर कहीं नैतिकता, या तो आप पूरा प्रोटोकॉल खुद सरकार फॉलो करे। क्योंकि कानून तो तमाम हिंदुस्तान के लिए एक ही होना चाहिए, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कोई भी स्थिति हो। यदि कोरोना वाकई में इस समय अगर मामले बढ़ रहे हैं तो पंजाब में स्कूल आज भी खुले हैं, वहां बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर ऐसा क्या? क्योंकि हरियाणा के अंदर चुनाव नहीं है, इसका मतलब बच्चे घर बैठा दिए हरियाणा के अंदर तो सारे। आपको एक वाक्य याद दिलाता हूँ। आपके ही चैनल पर मेरी एक कोरोना को लेकर के डिबेट हुई थी, तो उस वक्त भी यही बात आया था कि जब पहली जो कोरोना की लहर आई थी, उसके 2-4 महीने के बाद, 3-4 महीने वो काम चला था। और खासतौर पर जब दूसरी लहर आई
तो उसमें प्रधानमंत्री साहब ने एक बात कही थी कि राज्य खुद अपना इंतजाम करें। यानी कि जब हम बस में बैठते हैं या रेलगाड़ी में बैठते हैं, वहां पर लिखा होता है कि सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेदार है। तो इस जिम्मेदार व्यक्ति ने, 56 इंच की छाती वाले व्यक्ति ने दूसरी लहर में स्पष्ट कर दिया था कि हिंदुस्तान की जो जनता है, या जिसको हम कहते हैं कि सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेदार है, वो जिए मरे, भूखी मरे, कैसे करे, वो उसके ऊपर हालात, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार करेगी। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, इसीलिए अब राज्य सरकारें जो अपने हिसाब से काम कर रही हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मामला आता है, मुझे देखिए, मैं इस पर कोई मतलब डिबेट या कोई बहस इस पर करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि प्रोटोकॉल जो फॉलो होता है अगर कोरोना का, तो वो सबसे पहले कौन उसका जो उदाहरण पेश करेगा? राजा ही तो करता है साहब, प्रधानमंत्री पेश करेगा। यथा राजा तथा प्रजा। अब राजा साहब तो मस्ती में फुल घूम रहे हैं अपनी, वो तो लाखों की भीड़ में जाते हैं, वो तो पब्लिक के बीच में भी घुस जाते हैं, वहां कोई जान का खतरा भी नहीं होता। वाराणसी के अंदर मैंने वीडियो वायरल अभी देखे हैं कि किस तरीके से लोग उनको, देखिए वही बात यहां घूम के आ जाती है कि पंजाब में गए तो जो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर लोग खड़े हैं जिन्होंने कुछ तय भी नहीं करी है, उन लोगों से जान का खतरा है। और वाराणसी के अंदर मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर मोदी जी बैठे हैं और एक व्यक्ति आकर के गाड़ी के अंदर घुस करके खिड़की में से उनको पटका पहना रहा है, वहां जान का खतरा नहीं है कोई। तो ये जो उदाहरण पेश करना है, ये प्रधानमंत्री साहब को पेश करना है, मुख्यमंत्री को पेश करना है। लेकिन मुख्यमंत्री साहब भी और प्रधानमंत्री साहब भी सिर्फ एक चीज पे लगे हैं, हिंदू मुसलमान, देशद्रोही, ये देशद्रोही, वो देशद्रोही। अब मुझे कुछ दिन पहले कई वाक्य की याद आता है कि उसने, किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान में डर लगता है, तो बोला कहते थे कि पाकिस्तान चले जाओ। तो मेरे कहने की नहीं है, तो क्या प्रधानमंत्री इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे? प्रोटोकॉल तो फॉलो आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नहीं किया, क्योंकि पंजाब की यदि स्थिति की मैं बात करूं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और मोदी दोनों ने हाथ मिला लिया, जो अभी बातें चल रही। अभी तो पहली बात तो है कि क्योंकि वो भी कांग्रेस से थे और आप भी कांग्रेस से हो। अभी फिलहाल तो कैप्टन हमारे नहीं है, वो प्राय हो चुके हैं, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए मुझे तरस आता है, वो बहुत बड़े नेता हैं। देखिए, मेरा कद नहीं है, मैं बड़े साफ शब्दों में कहने वाला व्यक्ति हूं, मेरा कद नहीं है कि मैं टिप्पणी करूं, लेकिन मेरे जो अंदर जो मेरी शख्सियत बैठी हुई है वो मुझे इजाजत देती है कि आदमी कितना ही बड़ा हो। मैं एक बात कहता हूं कि आदमी सोच से बड़ा होता है, कद से, पद से, नाम से बड़ा नहीं है, आदमी सोच से बड़ा होता है। ये जो अमरिंदर सिंह वाला मामला है, मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा, छोटी सोच का बड़ा आदमी। अमरिंदर साहब की जो उम्र है वो 80 के प्लस है, 80 तो है ही है। वो 10-12 साल चीफ मिनिस्टर भी वो रह चुके हैं। उनकी जो घरवाली है, धर्मपत्नी है महारानी प्रणीत कौर, वो कैबिनेट मंत्री सरकार में रही है। उनका बेटा राजनीति में है। कांग्रेस ने उनको मान दिया, सम्मान दिया, मुख्यमंत्री का पद दिया, कैबिनेट का पद दिया। लेकिन हुआ क्या, ये जो लोग हैं ना इस टाइप के, इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे परिवार के बाहर कोई दूसरा आदमी आ जाए। 2017 का चुनाव था और कैप्टन साहब ने खुद अनाउंस किया था कि मेरा ये अंतिम चुनाव है। भाई, जब ये आपका अंतिम चुनाव है तो मुख्यमंत्री बदलने में क्या जाता है आपका? मुख्यमंत्री को तो ही बदला है, आपको कांग्रेस से तो नहीं निकाला। लेकिन सत्ता के बिना, सत्ता की हवस इन लोगों में इतनी है। वैसे तो कहते ना कि कैप्टन साहब के सुर पहले ही पता लगने शुरू हो गए थे जिस तरह से उनका चाल ढाल थी। तो मौका प्रस्त की राजनीति, और जो ये करते हैं कि मैं सिर्फ मैं ही रहूं, बाकी कोई ना रहे, कि मैं और मेरा परिवार, ये जो राजनीति के अंदर बात आई है कि मैं और मेरा परिवार, ये राजनीति के लिए बड़ी घातक है। और इसका परिणाम मैं आपको 10 मार्च को दिखाऊंगा कि कैप्टन अमरिंदर खुद नहीं जीत पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लोगों को पता है कि जो आदमी एक दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी करके कोसता है, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी, अमित शाह आरोप लगाते हैं कि किसान आंदोलन तो अमरिंदर सिंह की वजह से है। ये सरेआम आरोप लगे। लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि पंजाब से जो सिख जो गए हैं वो आंदोलन में, वो अमरिंदर सिंह ने भेजे हैं। लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया, और जैसे ही आपकी मुख्यमंत्री की पद की, अभी उन्होंने रिजाइन नहीं किया था, मैं आपको बता दूं, अभी सबमिट हुआ नहीं था, अभी मीटिंग चल रही थी। मैंने वो बयान सुना सारा। जब वो मीटिंग चल रही थी तो कैप्टन अमरिंदर का बयान आया कि अगर मुझे हटाया गया तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकता हूं। मैं लानत भेजता हूं कि ऐसी बेशर्म राजनीति को, ऐसी बेगैरत राजनीति को, आपने किसानों को भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, आपने किसानों को भी बेच दिया।
सिर्फ अपना जमीर तक बेच दिया सिर्फ इसलिए कि मुझे सत्ता में बने रहना है। तो अमरिंदर सिंह की जो सोच थी, मैं इसको बहुत घटिया और छोटी सोच मानता हूं। ये कोई राजाओं वाली सोच नहीं थी कि जिस आदमी के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हो और आपके पर देखिए परिवार है, हम दोनों भाई हैं, 3 भाई हम बैठे हैं, सगे भाई हैं, आपकी मेरी कभी ना कभी तकरार भी हो सकती है, सगे भाइयों में तकरार होती है। अच्छा, ये बताइए, लोगों के पास दूसरा विकल्प से एक विकल्प तो प्रधानमंत्री के लिए श्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर दूसरी साइड हम कांग्रेस को देखें तो राहुल गांधी है, लेकिन राहुल के ऊपर भी लोगों को ये आरोप है कि राहुल गांधी जो है वो बेबाक बातचीत नहीं कर सकते, बेबाक बात नहीं कर सकते, अंत में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। लोग कांग्रेस को ही वोट क्यों दे? देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहली बात तो कभी भी कैंडिडेट का मामला नहीं होता। तो हुआ है, कांग्रेस में परिवारवाद का आरोप तमाम लोग लगाते हैं। मेरी तो जवाब लीजिए ना साहब, पहले मुझे तो बोलने दीजिए। ये जो परिवारवाद की बात करते हैं, क्या कांग्रेस में परिवारवाद है? भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। परिवारवाद और व्यक्तिवाद, मेरी बात का ध्यान देना, परिवारवाद और व्यक्तिवाद दोनों एक ही चीज है। परिवारवाद वो होता है कि जिस परिवार में एक से ज्यादा सदस्य हों, लेकिन जिस व्यक्ति की संतान ही ना हो। व्यक्ति के नाम भारतीय जनता पार्टी कहां से चली, मैं आपको याद दिलाता हूं। पहले चली अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, वो भी परिवारवाद था। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर वाजपेयी साहब के बच्चे होते तो नरेंद्र मोदी का नाम कहीं ना होता, वाजपेयी साहब के बच्चे आते। ये हमारी संस्कृति है। और आज नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी के नाम से भारतीय जनता पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी के नाम से नरेंद्र मोदी नहीं चलता, नरेंद्र मोदी से भारतीय जनता पार्टी चलती है। ये परिवारवाद है या व्यक्तिवाद है? व्यक्तिवाद और परिवारवाद दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं आपस में। परिवारवाद वहां हो जाता है कि जहां बच्चे आ जाते हैं। अब हरियाणा के अंदर देख लीजिए, यूपी के अंदर देख लीजिए, राजनाथ सिंह का बेटा क्या राजनीति में एमएलए विधायक नहीं है? कितने एग्जाम्पल दूं मैं। गोपीनाथ मुंडे की बेटी क्या राजनीति में नहीं आई? प्रमोद महाजन की बेटी क्या नहीं आई? वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे? कहां के थे वो? ये सब जगह चलता है। देखिए, जो एक लाइन होती है, अब कोई आदमी अध्यापक बनता है, उसकी कोशिश ही होती है कि मैं अपने बच्चों को अध्यापक बनाऊं। कोई डॉक्टर बन जाता है तो उसकी ये कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊं। तो भाई, राजनीतिक व्यक्ति अगर अपने बच्चों को राजनीति में उतारता है, सवाल यह है कि वो राजनीति में उतारे। वो राजनीति, अब प्रियंका गांधी आपके सामने है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, वो मेहनत कर रही है। कल को अगर वो सांसद बनते तो क्या परिवारवाद आएगा? राहुल गांधी काम करके राजनीति में आया है, कोई बाप के नाम पे सिर्फ नहीं आया कि बाप के नाम से राजनीति। यहां सवाल कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद का है कि क्यों ना ऐसा हो जो लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जो है वो प्रधानमंत्री के पद पे आए। सुनिए साहब, ये प्रियंका और राहुल का मामला नहीं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इस देश को जो आज नासूर बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी, क्यों बनी वो? क्योंकि व्यक्ति के ऊपर बात चली गई कि नरेंद्र मोदी है। क्यों प्रोजेक्ट किया गया नरेंद्र मोदी को? किस लिए किया गया? 2012 में मैं बताता हूं आपको। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दंगे करवाए, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करवाया, वहां से नरेंद्र मोदी का कद बन गया। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि नरेंद्र मोदी हमारा मैच जिताऊ व्यक्ति हो सकता है, उसको मैच में उतार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी में अगर जो परिवारवाद की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर दम था और आज भी दम है, तो पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ो ना। चुनाव पार्टी के नाम पे लड़ा जाता है, व्यक्ति के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा जाता। मैं कांग्रेस को इसलिए नहीं कि कांग्रेसी हूं इसलिए मैं शाबाशी देता हूं, बल्कि हिंदुस्तान का एक नागरिक हूं, बच्चा हूं, बेटा हूं, इस मिट्टी में जन्मा हूं, इसलिए कहता हूं कांग्रेस की शाबाशी किस लिए है? कांग्रेस की शाबाशी इसलिए है कि कांग्रेस देश की राजनीति करती है, आम आदमी, गरीब, मजदूर, व्यापारी, छोटे कर्मचारी की राजनीति करती है, पार्टी की राजनीति करती है, व्यक्ति की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हमारा फलां आदमी प्रधानमंत्री होगा। जब 2005 में चुनाव जीते, किसी ने नहीं कहा था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होंगे। 1991 में जब सरकार बनी थी, किसी ने नहीं कहा था कि नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होंगे। यह कहा था कि कांग्रेस सत्ता में लेकर के आओ, कांग्रेस देश बचाएगी, कांग्रेस आम आदमी की रक्षा करेगी, कांग्रेस भोजन देगी, कांग्रेस स्वास्थ्य देगी, कांग्रेस स्वास्थ्य देगी। ये कांग्रेस नारे लेकर के आई थी। कांग्रेस कहती है कि हम विकास लेकर के आएंगे, प्रधानमंत्री लेकर के नहीं आएंगे। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। कांग्रेस हमेशा एक बात कहती है कि हम देश में विकास लेकर के आएंगे, नौजवानों का भविष्य बनाएंगे, गरीब मजदूर का स्तर ऊपर उठाएंगे। प्रधानमंत्री कौन होगा, ये किस बात से क्या मायने रखता आपका? अब प्रधानमंत्री तो 56 इंच की छाती वाला व्यक्ति है, लेकिन उस 56 इंच की छाती का करोगे क्या? चाटनी है क्या छाती? वो जब पुलवामा होता है, 44 सैनिक मारे जाते हैं, उस 56 इंच की छाती का करोगे क्या आप? उस चेहरे का करोगे क्या? सिर्फ डराने के लिए रखा हुआ चेहरा वो चेहरा
इसलिए होना चाहिए कि देश सुरक्षित हो। जो व्यक्ति पठानकोट के अंदर, आप पाकिस्तान की एजेंसियां हमारे ऊपर हमला करती हैं, सर यहां सबको पता है कि पठानकोट पर जो आतंकवादी हमला हुआ वो पाकिस्तान ने किया, और वो 56 इंच की छाती वाला जो व्यक्ति है वो पाकिस्तान की एजेंसी को बुला करके जांच करवा लेता है। मतलब मेरे घर में चोरी हो और जिस पर चोरी का इल्जाम है उसको ही मैं छानबीन के लिए बुलाऊं, ये 56 इंच की छाती के व्यक्ति ने किया था, ये अच्छा है क्या? सवाल मैं फिर कहता हूं, व्यक्ति का सवाल, राजनीति में जो आदमी व्यक्ति की राजनीति करेगा देश तब तक पीछे जाएगा। कांग्रेस व्यक्ति की राजनीति ना कभी करती थी ना करती है, कांग्रेस परिवार की राजनीति ना कभी करती थी ना करती है। अगर परिवार की राजनीति साफ करनी होती ना तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री होती बहुत पहले, लेकिन क्योंकि परिवार का मामला था उन्होंने नहीं की। वो चाहते हैं कि देश तरक्की करे, सोनिया का हो, चाहे राहुल जी का हो, चाहे प्रियंका जी का हो, और कोई और भी हो सकता है। भाई किसने कहा कि किसने अनाउंस किया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को अनाउंस किया क्योंकि उसकी मजबूरी थी। उनको पता है कि क्या चेहरा आपको दिखाना है, क्या करना है। यार चेहरे से वोट तो ले सकते हो लेकिन चेहरा वो काम तो नहीं कर सकता। कांग्रेस ने कभी भी व्यक्ति की राजनीति नहीं की, कभी परिवार की राजनीति नहीं। कांग्रेस का सिर्फ एक और एक, पहले भी एक ध्येय था और आज भी एक ध्येय है कि देश का विकास कैसे हो, धर्म और जाति के आधार पर देश ना बांटा जाए, जो रोजगार बेरोजगार युवा है उसको किस तरीके से रोजगार दिया जाए। रोजगार छीनने की बात नहीं है, कांग्रेस झूठ नहीं बोलती। अब मैं मतलब कहते हुए अच्छा नहीं लगता लेकिन बड़ा ताज्जुब सा होता। अभी एक प्रधानमंत्री जी का वीडियो मेरे उसमें पड़ा हुआ है, मेरे ही मोबाइल में। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 110 लाख करोड़ का रोजगार लाखों युवाओं को दूंगा। 110 लाख करोड़ कितने होते हैं, कभी पूछा जाके? क्या बताएंगे कितने होते हैं? और अगर वो वैसे ही कैश भी दे दो ना भाई साहब आप उन लाखों लोगों को, तो हर युवा अरबपति बन जाएगा। इतने इतने होते हैं पैसे। वो प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। अब मैं कहते अच्छा नहीं लगता लेकिन देश के लोगों को बताना जरूरी है। लोग जो राहुल जी के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं, मैं उस संदर्भ में बयान देना चाहता हूं ये कि 80 करोड़ रोजगार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 80 करोड़ रोजगार दूंगा। भले मानस एक बात तो बता, 135 करोड़ की तो आबादी है, 135 करोड़ में से ज्यादा नहीं तो 30 करोड़ या 25 करोड़ या 20 करोड़ तो बच्चे ही होंगे 18 साल से नीचे के। और भाई 20-30 करोड़ कम से कम 60 साल के ऊपर के व्यक्ति भी होंगे। ये इनको रोजगार दोगे क्या? नौजवान को रोजगार देते नहीं हो, पैदा होते बच्चे को रोजगार दोगे। 80 करोड़, ये डाटा, ये आंकड़ा कौन आपको देता है, कौन आपसे बुलवाता है? यहां से प्रधानमंत्री का कद पता लगता है, व्यक्ति का पता लगता है। अब 50 करोड़ आपने निकाल दिया उसमें से बच्चे और बूढ़े, बाकी बच गए 85 करोड़। 80 करोड़ को आप रोजगार दे दोगे तो बाकी कहां है? मतलब इससे पहले क्या देश में किसी के पास रोजगार ही नहीं है? बयान देने से ये यहां से पता लगता है कि व्यक्ति, मैं तभी कहता हूं कि जो डिजर्व करता है वो वहां पर होना चाहिए। जहां तक राहुल गांधी का मामला आता है, प्रधानमंत्री कांग्रेस में कौन आगे तो आला कमान तय करेगा, कांग्रेस के सांसद तय करेंगे। लेकिन मैं राहुल गांधी जी एक बात कहता हूं कि राहुल गांधी दिखावा नहीं करते, झूठ फरेब और मक्कारी भरे बयान नहीं देते। वो मदारी नहीं है, राहुल गांधी मदारी नहीं है, तमाशा नहीं करते। और अभी इस देश जो हिंदुस्तान की जो मैं बात करता हूं, एक और बता दूं, कोरोना का मामला हो चाहे चाइना का मामला हो, राहुल गांधी ने जो भी कहा वही सरकार ने किया। बेशक 6 महीने बाद किया, लेकिन बात कहां हुई कि सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या आए। जिस मास्क की आज केंद्र सरकार बड़ी पैरवी करती है, 31 जनवरी 2020 का वाकया मुझे अच्छी तरह याद है, जब राहुल गांधी ने यह बयान दिया था कि मास्क लगाना चाहिए, तो इनके जो केंद्रीय मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ये देश के लोगों में डर पैदा करना चाहते हैं। लेकिन उस हर्षवर्धन को 1% भी शर्म नहीं आई, लाज नहीं आई, जब 2 दिन बाद वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि मास्क जरूरी है। किसकी बात मानी गई? राहुल गांधी की मानी गई। जो बयान राहुल गांधी ने दिया 2 महीने उसी वक्त नहीं लागू किया, क्योंकि उनको डर था कि तो राहुल गांधी को श्रेय जाएगा। 2 महीने बाद 4 महीने बाद लागू किया, लेकिन तब तक देश की जनता उसका खामियाजा भुगत चुकी थी। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ बातचीत के अंदर एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी। अगले लाइव तक दोस्तों बने रहे सुभाष सैनिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।